दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षण वीडियो की जो नवीन विधियां हैं और जहां से अब तक 16 प्रश्न कुल रीट परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इससे पूर्व में हमने संस्कृत शिक्षण वीडियो की परंपरागत जो शिक्षण विधियां थी, परंपरागत या प्राचीन शिक्षण विधियां, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम सभी नवीन शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे और कल जो सुबह अपनी क्लास आएगी उसके अंतर्गत हम नवीनतम वीडियो की चर्चा करेंगे। तो इस क्लास से अपने रीट परीक्षा में 3 अंक जो हैं कम से कम आने की संभावना है और 3 प्रश्न जो हैं आपको किस प्रकार से पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न रहेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले नवीन शिक्षण विधियाँ। संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियों के अंतर्गत हम कुल 5 विधियों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें पहली विधि अपनी है पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि जो है इसको प्रतिपादन जो है इसका वो किया गया था कमेनियस के द्वारा। कमेनियस जो है इन्होंने पाठ्यपुस्तक विधि का प्रतिपादन किया और सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी भाषा में इसका उपयोग हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, भारत में पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक जो हैं वो कौन है, डॉक्टर वेस्ट महोदय। ये रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि के जनक जो हैं कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ से अब पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक आपको पूछा जा सकता है और पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक हैं डॉक्टर वेस्ट महोदय। तो इस विधि का अन्य नाम जो है वो है सुग्गा प्रणाली। सुग्गा प्रणाली इसका नाम है और एक नाम और है तू पढ़ विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है, अध्यापक छात्र को खड़ा करके उनसे जो है एक आदर्श वाचन करवाता है और जैसे ही वह वाचन करता है उसके बाद अगले स्टूडेंट को खड़ा करते समय अध्यापक द्वारा कहा जाता है कि तू पढ़, मतलब तू बैठ और तू पढ़। तो इस तरह से जो है इस विधि का नाम तू पढ़ विधि भी है, पाठ्यपुस्तक विधि। भारत में पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक कौन हो गए, डॉक्टर वेस्ट महोदय। और पाठ्यपुस्तक विधि के प्रतिपादक अगर पूछा जाए तो कमेनियस है सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि आपके संस्कृत में जो है वो डॉक्टर वेस्ट महोदय को लेकर ही प्रश्न आएगा। नेक्स्ट हम देखें कि इस विधि से स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, यानी कि सेल्फ स्टडी जो होती है। पाठ्यपुस्तक जैसे आप देखिए आपकी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे प्रतियोगिता परीक्षा है या फिर उच्च कक्षा जो है, प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके लिए या फिर उच्च कक्षाओं के लिए या उच्च अध्ययन के लिए आप पाठ्यपुस्तक का सहारा लेते हैं। और पाठ्यपुस्तक विधि के अंतर्गत स्वाध्याय की प्रवृत्ति का क्या होता है, सेल्फ स्टडी का विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। कई जगह हमने देखा है कि संस्कृत की शिक्षण विधि के अलावा अगर और कोई शिक्षण विधि देखी जाए तो उसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक विधि को नवीन भी माना गया है और परंपरागत भी माना गया है। तो एक हिसाब से ये दोनों है, लेकिन जब हम संस्कृत की शिक्षण विधियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो आपके नवीन शिक्षण विधियों के अंतर्गत तो पाठ्यपुस्तक विधि शामिल है। अगला देखिए आप, शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है शिक्षण में सौलभ्य संपादनम, यानी कि सीखने को आसान बनाना। ये किस विधि द्वारा संभव है, तो पाठ्यपुस्तक विधि द्वारा। रीट 2017 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षण सौलभ्य संपादनम, तो यहाँ पर किस विधि की बात की जा रही है, तो पाठ्यपुस्तक विधि की बात की जा रही है। पाठ्यपुस्तक विधि में शिक्षण का केंद्र कौन होता है, तो इसमें न तो शिक्षक होता है न छात्र होता है। मुख्य रूप से शिक्षण का केंद्र जो होता है वो क्या होता है, पाठ्यपुस्तक खुद स्वयं जो है वो इसमें केंद्र होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये एक लेखक हैं, रचयिता हैं। और किस पुस्तक के रचयिता हैं, पुस्तक का नाम है संस्कृत पाठ्यपुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है, संस्कृत पाठ्यपुस्तक। इसके रचयिता कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर अपने पाठ्यपुस्तक विधि की जो मुख्य प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की ली। और उसके बाद देखिए ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं आपके पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक हैं संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत। अगली विधि हम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि, और ये विधि आपके लिए संस्कृत शिक्षण में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछे गए प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक है। तो देखिए आप इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष विधि, इसमें से कौन सी नवीन विधि है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रत्यक्ष विधि उदाहरण में मतलब ऑप्शंस में दिया गया था और रीट 2021 लेवल 2 में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नवीन विधि है या फिर परंपरागत विधि नहीं है। तो आपको ये याद जरूर होना चाहिए कि कौन कौन सी परंपरागत है और कौन कौन सी नवीन विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि जो होती हैं इसको जो है मात्र विधि भी कहा जाता है, इसी को सुगम, निर्बाध और डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और इसके अन्य नाम जो है वो है मातृ विधि, सुगम विधि और निर्बाध विधि। रीट 2022 लेवल 1 शिफ्ट 1 के अंतर्गत पूछा गया था कि मातृ विधि जो है वो किस विधि को कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि को कहा जाता है। प्रवर्तक इसके कौन है, प्रवर्तक
हैं प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय। ये वीपी बोकिल जो है, ये नाम आपको अवश्य ध्यान रखना है। 2 बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, रीट 2017 में और रीट 2012 में। लेवल 1 में भी पूछा गया था और लेवल 2 में भी पूछा गया। अब देखिए आप, प्रत्यक्ष विधि जो है, इसके जो जनक हैं या प्रवर्तक हैं प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय। इन्होंने अल्फिस्टोन हाई स्कूल मुंबई जो है, यानी कि मुंबई जो है, उसके अंतर्गत इसका प्रतिपादन किया। लिखी थी न्यू अप्रोच टू संस्कृत एंड बोकिल पेरासनिस। इस बुक के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट हम देखेंगे मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी कि मना है। मातृभाषा का बिल्कुल भी इस विधि के अंतर्गत आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। यह बात विशेष इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग क्या है? निषेध है। देखिए, निषेध भी लिखा हो सकता है, वर्जित भी आ सकता है, और हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है मना। या भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्यमेन बोधनीय, यानी कि वही भाषा माध्यम होता है जिसका शिक्षण करवाना होता है। यानी कि किसी भाषा को सिखाने के लिए उसी भाषा के शब्दों का या उसी भाषा के माध्यम से सिखाना ही आपके कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। और यहाँ से देखिए रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2 में, उसके अलावा रीट 2021 लेवल 1, रीट 2021 लेवल 2, 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। लैंग्वेज क्या थी? या भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्यमेन बोधनीय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ ये होता है कि जिस भाषा को पढ़ाना है उसी भाषा के माध्यम से उसका बोध या समझ करवाना या अधिगम करवाना क्या कहलाता है? आपके किस विधि के अंतर्गत होता है? प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। संस्कृत भाषा शिक्षण की, देखिए यहाँ पर जैसे आपको अंग्रेजी पढ़ानी है, कौन सी भाषा पढ़ानी है? अंग्रेजी अगर पढ़ानी है तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग करना। मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग इसमें क्या है? वर्जित है, मना है। संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है निर्बाध विधि। यह प्रश्न आपके रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि प्रश्नोत्तर विधि भी माना गया है एक जगह, लेकिन प्रश्नोत्तर विधि जब थी तब ऑप्शंस में आपके निर्बाध विधि नहीं थी। अगर आपको निर्बाध विधि ऑप्शंस में देखने को मिले तो वही आपकी क्या होगी? सही होगी। अगर वो नहीं है तो आपके प्रश्नोत्तर विधि भी सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम, यानी व्यवहार के जो कौशल हैं, व्यवहारिक कौशल किसको कहा जाता है? जिनको प्राथमिक कौशल भी कहते हैं, इन्हीं को हम प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। और ये हैं आपके कौन से? सुनना और बोलना। ये सुनना और बोलना जो प्रथम और द्वितीय आपके जो कौशल हैं, इन कौशलों का विकास जो होता है वो आपके किसके अंतर्गत होता है? प्रत्यक्ष विधि में। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष विधि में भाषा का माध्यम क्या होता है? मौखिक भाषा, क्योंकि इसमें सुनना और बोलना दोनों आपके जो कौशल हैं उनका विकास होता है। तो व्यवहार कौशलों का विकास आपके किस विधि के अंतर्गत होता है? प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। और व्यवहार कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना और बोलना। ये प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है, रीट 2017 लेवल 1 और रीट 2012 लेवल 1। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ से बन जाता है। इसमें मौखिक कार्य की बहुलता होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों मौखिक कौशल जो है इन पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस भाषा में हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा में हुआ है। तो देखिए आप, प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विधि में, किस भाषा में किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। पाठ्यपुस्तक विधि का भी सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अंग्रेजी भाषा में किया गया था। वस्तु और शब्द के मध्य इसमें क्या की जाती है? संबंध की स्थापना की जाती है। जैसे कि अगर बालक को पढ़ाना है ग्लास के बारे में या बालक को पढ़ाना है गिलास के बारे में, ठीक है, तो गिलास दिखाते हुए, वास्तविक रूप में गिलास जो होती है पानी पीने की, उसको दिखाते हुए ही शिक्षण करवाना, दिखाते हुए शिक्षण करवाना, ये यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हुए। प्रत्यक्ष विधि का मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हुए। तो 2 चीज इसकी हो गई। पहली चीज तो यह है कि जिस भाषा को पढ़ाना है उसी माध्यम से सिखाए। जैसे हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी की भाषा शब्दों का प्रयोग करना, उसके अलावा जैसे उर्दू पढ़ानी है तो उर्दू के शब्दों का प्रयोग करना। तो ये आपके पहले तो हो गया। और दूसरा, ये आपके कोई वस्तु अगर आपके पास है प्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु दिखाकर पढ़ाना, ताकि शब्द और वस्तु के मध्य क्या हो सके? संबंध स्थापित हो सके। अब यहाँ पर कुछ विशेष चीज आपके लिए है कि यदि प्रत्यक्ष विधि जो है उसमें व्याख्या करने के लिए मातृभाषा का अगर प्रयोग कर लिया जाता है तो इसको मौखिक विधि कहते हैं। कैसी विधि कहते हैं? मौखिक विधि कहते हैं। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष विधि जो है इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में अगर मातृभाषा का प्रयोग कर दें, प्रत्यक्ष विधि प्लस मातृभाषा, तो वो आपकी किस भाषा का रूप ले लेती है? मौखिक भाषा का रूप लेती है। तो मौखिक विधि को ही क्या कहा जाता है? आपके वार्तालाप या संवाद विधि भी कहते हैं। तो वार्तालाप या संवाद विधि में भी आपके क्या होता है? विचारों का, भावों का आदान प्रदान होता है और प्रकटीकरण होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी प्रत्यक्ष विधि और मौखिक विधि के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना या खंड खंड करना।
या अंश के रूप में विभाजित करना। ठीक है, ये आप पहले भी कहीं और जगह भी पढ़ चुके होंगे। संस्कृत की शिक्षण वीडियो के अलावा हमने हिंदी की शिक्षण वीडियो में भी चर्चा की थी, और उसके अलावा हमने बात की थी आपके गणित की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत। तो पूर्ण से अंश की ओर विश्लेषण का मुख्य शिक्षण सूत्र कौन सा होता है? पूर्ण से अंश की ओर। तो प्रश्न पूछा गया था पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि है? आपके विश्लेषण विधि। और यह प्रश्न आपके रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 के अंतर्गत पूछा गया है। इस विधि का प्रयोग जो है प्रायः किसके लिए किया जाता है? तो कथा शिक्षण के लिए और व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाता है। संस्कृत भाषा के अंतर्गत कथा का अर्थ होता है जैसे कहानी, तो कहानी शिक्षण के लिए और व्याकरण शिक्षण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आप देखेंगे ये विधि आपकी कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि विश्लेषण विधि जो है एक श्रेष्ठ विधि होती है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाता है? अनुसरण किया जाता है। जटिल विषय को स्पष्ट करने के लिए विशेष उपयोगी, जैसे गणित जैसे विषय हैं उनके लिए यह विधि जो है काफी अधिक उपयोगी है। तो विश्लेषण विधि के बारे में सामान्य आपने जानकारी जो है वो प्राप्त कर लिया, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आपके गलत न हो। नेक्स्ट हम देखेंगे हर्बर्टीय पंचपदी। अब हर्बर्टीय पंचपदी तो आपके चाहे हिंदी की शिक्षण विधि हो, संस्कृत हो, गणित हो, पर्यावरण, सामाजिक और विज्ञान, सभी विषय की शिक्षण विधियों के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न आता है। हर्बर्ट की पंचपदी जो होती है इसके नाम से ही स्पष्ट है, पंचपद यानी कि 5 पद होते हैं। इसमें कितने पद होते हैं? 5 पद या सोपान होते हैं, और आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल से। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें पाठ्य योजना जो होती है इसका निर्माण किया जाता है हर्बर्टी पाठ्य योजना के अनुसार। फिर आप देखिए प्राप्त ज्ञान इसमें क्या होता है? चीर स्थायी। चीर का मतलब होता है दीर्घकाल से या लंबे समय तक। ठीक है, तो चीरकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? आपके लंबे समय तक। दूसरा है आपके उद्देश्यों की प्राप्ति। इसमें पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इस विधि में आपको उद्देश्यों की क्या होती है? प्राप्ति होती है, और व्यवस्थित रूप से एक चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से जो है ज्ञान प्राप्त होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाता है? अनुसरण किया जाता है। अब देखेंगे हम कि हर्बर्ट की पंचपदी के कौन कौन से पद हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए तो मूलतः तो इनके कितने पद थे? 4 पद थे। कितने पद थे? 4 पद। इसके बाद इनके शिष्यों ने जीलर तथा राइन ने कितने पद दे दिए हैं? जीलर तथा राइन ने 5 पद दिए हैं। अब वो 5 पद हर्बर्ट की पंचपदी के 5 सोपान कहलाए, और वो 5 सोपान किस प्रकार से हैं हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए अभी एक प्रश्न आया था रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 3 में कि ये जो 5 पद जो थे इनको दे रखा था और किस विधि के बारे में चर्चा की गई है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये पद जो है किस विधि के बारे में है? तो हर्बर्टी विधि के बारे में या हर्बर्ट की विधि के बारे में। ठीक है, अब इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। प्रस्तावना है, प्रस्तावना का ही अन्य नाम क्या है? उन्मुखीकरण। इसी को कहा जाता है उन्मुखीकरण। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, या यूं कह सकते हैं कि पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, नवीन ज्ञान हेतु तैयार करना। इस विधि में है ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। जब आप पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो पाठ्य योजना में सर्वप्रथम आप क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न जो पूछते हैं वही आपके हर्बर्ट की पंचपदी का प्रथम चरण है, क्योंकि इसके अंतर्गत पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है और पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, और इसी को कहते हैं नवीन ज्ञान हेतु क्या करना? तैयार करना। दूसरा पद है आपके विषयोप स्थानम, यानी कि विषय की स्थापना करना, पाठ स्थानम यानी पाठ की स्थापना, और इसमें इसका अन्य नाम है प्रदर्शनम, क्योंकि इसमें पाठ का क्या किया जाता है? प्रस्तुतिकरण किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा आदर्श वाचन तथा अनुकरण वाचन, यानी कि पाठ को पढ़ाते समय की जो चीजें हैं उसमें आपके क्या होगा? मतलब विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का वो आपके दूसरा चरण हो जाएगा। तीसरा चरण आपके तुलना, और ये इस तुलना को लेकर ये 2 प्रश्न जो मैंने लिखे हुए हैं, ये 2 प्रश्न क्यों पूछे गए, कैसे पूछे गए? तो निम्न में से कौन सा हर्बर्ट की पंचपदी का पद है? तो ये आपके ऑप्शंस में दे रखा था कौन सा? तुलना। तो ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रश्न कैसे बने हैं और इनके 4 ऑप्शंस क्या थे, तो आप अपने ऐप पर जो है निःशुल्क टेस्ट दे रखा है। निःशुल्क टेस्ट है टॉपिक वाइज, विगत प्लस संभावित। वैसे वहां से कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, तो आप यहाँ से क्लास लेने के बाद वहां पर टेस्ट जरूर दें, ताकि आपके ज्ञान का क्या हो जाए? स्थायीकरण हो जाए, और आप अच्छे से जो है तैयारी कर पाएं और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा के बाद आपकी जो मुख्य परीक्षा में लेवल 2 से जो संस्कृत विषय के हैं उनके काम आने वाली है, और बाकी अन्य स्टूडेंट्स के लिए जो है केवल पात्रता तक ही ये विषय जो है संस्कृत आप सीमित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में क्या होता है? देखिए तुलना जो होती है, इस तुलना को अमूर्तीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके काठिन्य निवारण। तो तुलना के अंतर्गत क्या किया जाता है? अगर कोई कठिनाई युक्त शब्द जो है या कोई भी समस्या जो है बालक को समझ में नहीं आई है, तो वो उसका क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है।
अगला है आपके सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के अंतर्गत निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, नियम या सार कथन किया जाता है और पाठ के मुख्य भाव संबंधी क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो सामान्यीकरण को ही नियमीकरण कहा जाता है और नियमीकरण को ही सामान्यीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें नियम का निर्माण होता है। नियम या सार कथन जो है, नियम का इसमें क्या होता है, उपयोग होता है। नियम या सार कथन जो होता है वो लिखा जाता है और पाठ के मुख्य भाव संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आप देखेंगे प्रयोग। प्रयोग के अंतर्गत क्या होगा, प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाना, अभ्यास कार्य, गृह कार्य, छात्रों के ज्ञान को क्या करना, परिपुष्ट करना। तो मुख्य बात तो यह है कि सिंपल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो तो है आपके हर्बर्ट की पंचपदी के कितने सोपान है, 5 पद है, 5 सोपान है। इनके पांचों के नाम आपको याद होना चाहिए और पांचों का एक क्रम जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए। मुख्य तौर पर ये नाम प्रस्तावना है, विषयोपस्थानम है, तुलना है, सामान्यीकरण है और प्रयोग है। ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। और प्रस्तावना के अंतर्गत आपको जरूर याद होना चाहिए कि पूर्व ज्ञान की जांच इसमें की जाती है और नए ज्ञान के लिए तैयार किया जाता है और ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विषयोपस्थानम जो होता है इसके अंतर्गत आपके सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो है वो सरल से कठिन शिक्षण सूत्र के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे आपकी अंतिम जो विधि है नवीन विधियों के अंतर्गत, वो है आपके मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि जो है ये हर्बर्ट की पंचपदी है उसी का विकसित रूप है। हर्बर्ट की पंचपदी का विकसित रूप क्या कहलाता है, मूल्यांकन विधि। ये प्रश्न आपके रीट 2017 लेवल 1 के अंतर्गत पूछा गया था। इसमें प्रत्येक सोपान से संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में किए जाने वाले क्रियाकलापों का संयोजन कर साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है। यानी कि प्रत्येक सोपान जो होता है उससे संबंधित उद्देश्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति हेतु कक्षा में क्रियाकलाप तो किए जाते हैं, लेकिन क्रियाकलापों को करने के साथ साथ उनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन भी किया जाता है। यह भी मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि हर्बर्ट की पंचपदी मनोवैज्ञानिक विधि है और उसमें और विकसित रूप के रूप में मूल्यांकन विधि आई, तो यह आपके लिए मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व शिक्षण सूत्रों का क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। और अब देखिए मूल्यांकन विधि के सोपान। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मूल्यांकन विधि के सोपान में सर्वप्रथम तो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर व्यवहारगत परिवर्तनों को ऊपर चर्चा की जाती है, व्यवहारगत परिवर्तन उसमें लाए जाते हैं, फिर आपके पाठ्य बिंदु के बाद आपका शिक्षक का कार्य, फिर छात्र का कार्य और अंत में क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन विधि का अंतिम सोपान ही मूल्यांकन है और प्रथम सोपान जो है वो क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण। मैंने आपको कई बार बताया है कि कई सारी शिक्षण विधियां ऐसी है जो आपके मनोविज्ञान तथा शिक्षण शास्त्र में सबसे पहले जो है उद्देश्यों से जुड़ी है। जैसे शिक्षण है तो इसका भी निकटतम संबंध किससे है, उद्देश्य से है। मूल्यांकन का भी निकटतम संबंध किससे है, उद्देश्य से है। तो हर चीज़ की अगर शुरुआत देखी जाए तो किससे होती है, उद्देश्य से होती है। इसी के साथ अपनी नवीन शिक्षण विद्या जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और यहाँ से आपने देखा कि कितने सारे और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। फिर भी आप देखना चाहते हैं कि प्रश्न में क्या ऑप्शंस थे और किस प्रकार के प्रश्न है डिटेल में, तो आप स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर होने वाली निःशुल्क टेस्ट सीरीज में आप भाग लें और वहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ कभी भी कहीं भी आप जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे नवीनतम शिक्षण विधियों पर। और आज ही जो है हमारी थोड़ी देर के बाद गणित की शिक्षण विधियों की क्लास आ जाएगी, जो कि अपनी अंतिम क्लास रहेगी, क्योंकि उसके अंतर्गत हम बात करेंगे अपने गणित शिक्षण के जो अभ्यास कार्य हैं, लिखित मौखिक कार्य जो है, उसके अलावा प्रमुख गणितज्ञ तथा गणित की प्रमुख को पाठ्य पुस्तकें। तो हिंदी की शिक्षण विधि अपनी कंप्लीट हो चुकी है, गणित की आज हो जाएगी और संस्कृत की अपनी चल रही है, जो कि संभवतः हम 4-5 दिन में ही सारे कवर करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि एक बार आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएं। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप ऐप पर जाकर जो है निःशुल्क टेस्ट रेगुलर अटेम्प्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।